कनिष्क और अनीसा बाजवा मेंशन पहुंच गए थे, जहां मंकू दौड़ते हुए आकर अनीसा के पैरों से लिपट जाता है, जिसे देखकर अनीसा भी प्यार से मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके सर पर प्यार से चूम लेती है। वहीं कनिष्क जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी स्माइल को छुपा लिया और मंकू की तरफ देखते हुए कहा, मंकू, सिर्फ आपकी मम्मा ही नहीं, मैं भी आपसे सुबह के बाद अभी ही मिल रहा हूँ, तो क्या मेरे पास नहीं आएंगे? उसकी इस बात को सुनकर मंकू एक बार को उसकी तरफ देखता है और अगले ही पल अपने सर को अनीसा के गर्दन में छुपा देता है और इसी के साथ खिलखिलाकर हंस देता है। उसके इस एक्शन को देखकर वहाँ अभी अभी आए हुए उन्नति और अनीस के साथ साथ अनीसा की हंसी भी छूट जाती है। वहीं कनिष्क सबकी तरफ घूर कर देखता है तो सब जल्दी ही अपनी हंसी को छुपा लेते हैं। तभी कनिष्क मंकू की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है। उसे ऐसे देखकर अनीसा हल्के से कहती है, बच्चा, आपको पापा अपने पास बुला रहे हैं, चले जाओ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, पता है। उसकी इस बात पर अनीसा हाँ में सर हिला देती है और उसके सर के हिलते ही अगले पल मंकू कनिष्क की गोद में था। कनिष्क ने उसे ऐसे देखा तो बोला, बेटा, देख रहा हूँ मैं आजकल मम्मा का चमचा बनता जा रहा है तू। उसकी इस बात को सुनकर मंकू खिलखिला देता है, जिसे देखकर कनिष्क के चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती है। तभी कनिष्क उसे लेते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और उसे उसके स्कूल के बारे में पूछ रहा था। कनिष्क जैसे जैसे उससे क्वेश्चन पूछता जा रहा था, वैसे वैसे मंकू उसके सवाल का जवाब देता जा रहा था। उसे ऐसे जवाब देते देखकर कनिष्क भी मुस्कुराते हुए उससे अलग अलग सवाल पूछ रहा था और इसी के साथ उसने मंकू से सवाल करते हुए ही उसने चेंज किया और फिर नीचे चला आया। तब तक अनीसा भी चेंज करके आ चुकी थी और डिनर बनाने में स्टाफ की मदद कर रही थी। तभी आरती हड़बड़ाते हुए उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसे ऐसे देखकर अनीसा बोलती है, क्या हुआ आरती, आप ऐसे परेशान क्यों हैं और रो क्यों रही हैं? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आरती, भाभी, मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कुछ कहती उससे पहले ही कनिष्क जो आ ही रहा था, उसने उसकी बात सुनते हुए कहा, जाओ रेडी हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देगा। उसकी इस बात को सुनकर आरती हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करती है और जल्दी ही अपने रूम में जाती है। वहीं कनिष्क अनीस को इशारा करता है। उसके इस इशारे को देखकर अनीस बाहर निकल जाता है और ड्राइवर को सबको समझा देता है। तब तक आरती भी रेडी होकर वहाँ आ गई थी। तभी कनिष्क उसके पास आया और उसके हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहता है, अभी इस पैसे को रख लो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाए मांग लेना। उसकी इस बात को सुनकर आरती जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जल्दी ही वो अपने गांव के लिए निकल गई थी, लेकिन जाते जाते अनीसा ने उससे कहा था कि वो घर पहुँचने के बाद उसे कॉल कर ले। कुछ ही देर में खाना रेडी हो चुका था और सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी मंकू सबकी तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, आपको पता है ना, नेहा अपने पापा मम्मी के साथ सोती है, मुझे भी आप दोनों के साथ सोना है। उसकी इस बात को सुनकर अचानक ही अनीसा के गले में खाने का निवाला फंस जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। उसे ऐसे खांसता देखकर कनिष्क उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है। हालांकि उसे भी ये बात सुनकर अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर भी वो मंकू की तरफ देखते हुए कहता है, अरे लेकिन आप तो बिग बॉय हो ना, तो बिग बॉय तो अपने कमरे में सोते हैं। उसकी इस बात को सुनकर मंकू जिद करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे आप दोनों के साथ ही सोना है, तो बस आप दोनों के साथ ही सोना है। उसकी इस बात को सुनकर अवनीश कनस के मज़े लेते हुए कहता है, वैसे मंकू गलत भी नहीं कह रहा है, उसका भी मन करता होगा, तो एक काम करो, आज तुम लोग एक ही रूम में सो जाओ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ताली बजाते हुए कहता है, क्या सच में आप दोनों मेरे साथ सोएंगे? ये अब मैं भी सबको बताऊंगा कि मैं भी आप दोनों के साथ सोता हूँ। उसको ऐसे खुश होता देखकर दोनों ही अब कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब अगर वो दोनों से मना करते तो उसका छोटा सा दिल टूट जाता और वो उदास हो जाता। भाई अनीस उन्नति को इशारा करता है, जिसे देखकर दोनों एक साथ खड़े होते हुए कहते हैं, हमारा हो गया है तो हम चलते हैं। कहते हुए दोनों अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं कनिष्क और अनीसा को एक दूसरे की नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी,
यह कुछ ज़्यादा ही दोनों के लिए अकवर्ड मोमेंट हो गया था। भाई मंकू कुछ देर तक खुशी मनाने के बाद कनिष्क के रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी अनीसा भी वहाँ से उठकर किचन की तरफ जाने लगती है तो कनिष्क उसे आवाज़ लगाता हुआ कहता है, सुनिए। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा के कदम वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। उसे ऐसे रुका हुआ देखकर कनिष्क अपनी जगह से खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास जाकर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ आज के लिए मंकू की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। इस प्यार के लिए वो हमेशा तरसा है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वहीं कनिष्क जब अनीसा को कुछ भी नहीं बोलते देखता है तो वो वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है जहाँ मंकू पहले से गया हुआ था। जैसे ही वो अपने रूम में पहुँचता है तो देखता है मंकू वहीं बैठा हुआ है और कनिष्क के लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। उसे ऐसे देखकर कनिष्क उसकी तरफ बढ़ जाता है। जब वो मंकू के पास पहुँचता है तो देखता है वो लैपटॉप पर गेम खेल रहा है। उसे ऐसे देखकर कनिष्क कहता है, आपसे कितनी बार कहा है हमेशा गेम नहीं खेलना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर मंकू कहता है, पापा मुझे अच्छा लगता है ना। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क उसके पास बैठते हुए कहता है, माना कि आपको अच्छा लगता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खेलोगे। उसकी इस बात को सुनकर मंकू पप्पी फेस बनाते हुए कहता है, अच्छा जब तक मम्मा नहीं आती तब तक। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, ओके। इसी के साथ वो अपने फ़ोन पर कुछ मेल्स देखने लगता है लेकिन उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी। उसका दिल चाहता था कि आज अनीसा उसके कमरे में आए लेकिन फिर उसका दिमाग कहता है कि वो क्यों ही आएगी और इसी उलझन में उलझा हुआ वो बार बार गेट की तरफ देखता है और अगले ही पल उसकी नज़र अपने फ़ोन पर उदास होकर आ जाती। कुछ देर बाद उसे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं आएगी, इसलिए वो मंकू की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चा मेरे ख्याल से अब आपको सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। उसकी इस बात को सुनकर मंकू कहता है, लेकिन अभी तक तो मम्मा आई ही नहीं। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कनिष्क अभी कुछ कहता उससे पहले ही मंकू गेट की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को आगे कर देता है जैसे वो किसी को गोद लेने को कह रहा हो। उसकी इस हरकत को देखकर कनिष्क की नज़रें भी उधर उठ जाती हैं तो देखता है सामने से अनीसा चलती हुई आ रही है। उसे देखकर कनिष्क के दिल को एक अलग सी खुशी हो रही थी लेकिन वो अपनी फीलिंग को अपने अंदर दबाकर उसकी तरफ देखता है। भाई अनीसा जब रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसके दिल की धड़कन काफ़ी बड़ी हुई थी लेकिन फिर भी जब कनिष्क ने सामने से उसे अपने रूम में आने को कहा था, वो भी मंकू के लिए, तो उसका मन नहीं माना और वो इस रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। जैसे ही रूम में आई उसकी नज़र मंकू पर पड़ी जो उसे देखकर अपने दोनों हाथ को उसकी तरफ बढ़ा दिया था। उसे ऐसे देखकर वो जल्दी से अपने कदम बढ़ाती हुई उसके पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके सर को चूम लेती है और कहती है, आपको निन्नी नहीं आ रही। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ज़ोर ज़ोर से अपना सर नामे हिला देता है। उसे ऐसे देखकर अनीसा उसके पेट पर गुदगुदी करती हुई कहती है, अच्छा सच में। उसके गुदगुदी करने से मंकू हंसते हुए कहता है, हाँ। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसे लेकर बेड पर लेट जाती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए लोरी गाना शुरू करती है। ऐसे वो अक्सर ही किया करती थी मंकू को सुलाने के लिए, लेकिन कनिष्क ने इससे पहले उसे गाते हुए नहीं सुना था। जैसे जैसे अनीसा की लोरी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कनिष्क के दिल में एक ठंडक सी उतर रही थी। हालांकि अनीसा ये लोरी मंकू के लिए गा रही थी लेकिन उसका असर कनिष्क पर भी हो रहा था। कुछ ही देर में अनीसा की नज़र जब दोनों पर पड़ती है तो देखती है दोनों ही सो चुके हैं लेकिन कनिष्क बैठे बैठे ही सो गया था। उसे ऐसे देखकर अनीसा मंकू को अच्छे से सुलाकर कनिष्क के पास जाती है और उसे धीरे धीरे अच्छे से सुला देती है और उसे अच्छे से कवर करने के बाद वो भी आकर मंकू की दूसरी साइड लेट जाती है। इसी के साथ उसकी नज़र कनिष्क के चेहरे पर पड़ती है। उसके चेहरे पर इस समय सुकून दिखाई दे रहा था। उसकी बंद आंखें किसी पहरे का आभास करवा रही थीं। वहीं उसके होंठ, उसकी नाक, उसकी सब कुछ उसे परफेक्ट बना रही थी। वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था, साथ ही साथ बहुत ही मासूम भी दिखाई दे रहा था। अनीसा इस चेहरे और उस पर छाई हुई मासूमियत को देखते हुए कब नींद के आगोश में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। वहीं मंकू भी बहुत ही प्यार से अनीसा को पकड़ रखा था। वहीं कनिष्क ने मंकू को पकड़ा हुआ था
अभी उन तीनों को देखकर कोई यही कहता कि परफेक्ट फैमिली। कुछ दिन बीत चुके थे। इन दिनों में कनिष्क और अनीस ने दिन रात एक कर दिया था उस समय के सबूत जुटाने में, या फिर यह कहें कि वो बस मानवी के दिए गए सबूतों को झुटलाने की कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि उन्नति ने साफ साफ कह दिया था कि अगली डेट में अगर कुछ नहीं मिला तो उन लोगों को इस केस को हारने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस केस को हारने के साफ साफ मतलब था कि मंकू का उनके पास जाना। उसमें भी अगर मानवी की नीयत ठीक होती और अपने बेटे के प्रति तो एक पल के लिए उसे देने के बारे में सोच भी सकते थे, लेकिन कनिष्क को इस बात का यकीन था कि मानवी अगर मंकू को अपने पास ले जाती है तो उसका ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखेगी, लेकिन इन सबसे मंकू, कनिष्क और अनीसा के अलावा और किसी का भी नुकसान नहीं था। कहीं एक अनजान जगह पर एक आदमी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ में इतना कर्कशपन था कि कोई भी उसकी आवाज़ और उसके गुस्से को देखकर डर जाए। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग एकदम निकम्मे हो। तुम लोगों से एक लड़की तक ढूंढी नहीं जा रही है, और बड़ी मुश्किलों के बाद तो उसका एक सबूत मिला था और तुम लोगों ने उसे भी गंवा दिया। कहते हुए वो अपनी जेब से गन निकालता है और सबके माथे के बीचों बीच शूट कर देता है, और फिर अपने पास खड़े इंसान को इशारा करते हुए कहता है कि इन सबको जंगल में फेंक दो, ताकि जानवर और चील कौवे नोच नोच कर इन सबको खा लें, और नए आदमियों को लाओ इनकी जगह पर। मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर उसके पास खड़ा हुआ इंसान अपने सर झुकाए हुए कहता है, जी सर, हो जाएगा। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उस आदमी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहीं पास में बने हुए एक रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ कुछ लड़कियों को बांध कर रखा गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस रूम में कोई इंसान रहता है। उस रूम को देखकर ऐसा लगता था जैसे कई सारे जानवरों को एक साथ रखा गया हो और वो भागे ना, इसलिए उन्हें बांधा गया हो। वो आदमी वहाँ आता है और उनमें से एक लड़की को लेकर वहाँ से दूसरे रूम की तरफ चला जाता है। उस लड़की की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं से ज़्यादा उसमें इस इंसान के लिए धधकती हुई आग थी। उससे बदला लेने का जुनून था, लेकिन शायद वो ऐसा कभी ना कर पाए। वहीं वो आदमी जब उसे ऐसे खुद को घूरते हुए देखता है तो एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए कहता है, तुझे कितनी बार समझाया है, जब भी मेरे सामने आया कर अपनी नज़रों को झुका के रखना, नहीं तो मुझे तेरी आंखों को निकलवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी इस बात को सुनकर पल भर के लिए वो लड़की काफ़ी डर जाती है, लेकिन अपनी नज़रों को नीचे किए हुए खड़ी वहीं रहती है। उसके ऐसे खड़े रहने के बाद उस इंसान की मनमानी शुरू हो जाती है, और इसी के साथ एक बार फिर से उस लड़की की आंखों में आंसू एक बार फिर से झड़ने लगते हैं, लेकिन वो भी मजबूर थी, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अनीसा अपने कमरे में बैठे हुए सोच रही थी कि कैसे वो मंकू को बचा सकती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, और इस आइडिया के आते ही वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और कनिष्क को फ़ोन कर देती है। कुछ रिंग जाने के बाद फ़ोन पिक हो जाता है। उसके फ़ोन पिक करते ही अनीसा कहती है, कहाँ हैं आप? अभी मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, ठीक है, आप 10 मिनट तक रुकिए, तब तक गाड़ी आप तक पहुंच जाएगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हाँ में सिर हिला देती है और कुछ देर तक वहीं बैठी हुई इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी आकर उनके घर के बाहर खड़ी होती है, और जैसे ही ड्राइवर हॉर्न बजाता है वैसे ही अनीसा घर से बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जल्दी ही गाड़ी निकल जाती है अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी ही देर में अनीसा वहाँ पहुँच गई थी। ये जगह एक मॉल सा था, जहाँ के कैफेटेरिया में कनिष्क और अनीस बैठकर अनीसा का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में अनीसा उन्हें आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर कनिष्क अपनी सीट पर से उठकर उसे हाथ दिखाते हुए इशारा करने लगा, जिसे देखकर अनीसा ने भी अपना हाथ दिखा दिया और उसकी तरफ बढ़ गई। जल्दी ही अनीसा दोनों के पास आ चुकी थी। उसके बैठने के बाद कनिष्क उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, आपको इतनी भी क्या ज़रूरी बात करनी थी जो आप शाम तक का वेट नहीं कर सकें? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, बात बहुत ही ज़रूरी है और ये मंकू से रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे मिलकर मुझे बताना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क के माथे पर शिकन की लेयर छा गई और वो बोला, अभी तक हम उस मानवी के कारनामों का तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं, तो अब आगे क्या हो गया है?
उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह मानवी का ही तोड़ है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसे आप दिखाकर अपनी सच्चाई को साबित कर सकें। ऐसे में अगर उसके दिए गए झूठ को अगर हम झूठ साबित कर दें तो इस केस को जीतने के चांसेस हमारे बन सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क की आंखें चमक जाती हैं। वहीं अनीस को अब तक कुछ समझ नहीं आया था कि अनीसा क्या कहना चाहती है, और उसे ऐसे कन्फ्यूजन में देखकर कनिष्क कहता है, ज़्यादा लोड ना लो, बस कोर्ट की डेट आने में कितना दिन है वो बता। उसकी इस बात का जवाब देते हुए अनीस कहता है, 5 दिन। उसके इतना कहते ही कनिष्क उसे कुछ बातें बताता है और कहता है, ये सब हमें जल्द से जल्द करना होगा, टाइम नहीं है हमारे पास। उसकी इस बात को सुनकर अनीस हाँ में सिर हिला देता है और इसी के साथ वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अनीसा कनिष्क की तरफ देखते हुए कहती है, अब मुझे भी जाना चाहिए। इतना कहकर वो उठ जाती है, लेकिन तभी उसके कानों में कनिष्क की आवाज़ पड़ती है, थैंक यू। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, माना कि हमारा रिश्ता पति पत्नी का नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम दोस्त नहीं हैं, और दोस्तों में सॉरी और थैंक यू की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हल्के से मुस्कुरा देता है और इसी के साथ अनीसा वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। 5 दिन बीत चुके थे। आज एक बार फिर कोर्ट में सबका एक दूसरे से आमना सामना होने वाला था, जहाँ मानवी के चेहरे पर दम भरी मुस्कान थी कि आज वो इस केस को जीत ही लेगी। वहीं आज अनीसा और कनिष्क के चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। उनके चेहरे को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना लगभग नामुमकिन था। अनीसा और कनिष्क कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मानवी आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसके ऐसे सामने आने से कनिष्क के दिल में उसकी कही हुई उस दिन की बातें घूमने लगीं, जिससे उसके माथे पर गुस्से की लकीरें दिखने लगीं। अपने इसी गुस्से को संभालने के लिए उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। वहीं दूसरी तरफ मानवी, जिसने कनिष्क के चेहरे पर आए इस गुस्से को इग्नोर किया और बोली, चा अब क्या होगा तुम लोगों का, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पास मेरे किए गए बार का कोई जवाब नहीं है। तो अब तो मयंक तुमसे दूर चला जाएगा। बहुत अफसोस हुआ यह जानकर। उसने अभी इतना ही कहा था कि उसके सामने खड़े कनिष्क के गुस्से की सीमा नहीं रही और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस मानवी, बहुत बोल लिया तुमने, और खबरदार जो एक बार भी मेरे बेटे का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो। लेकिन ऐसे चिल्लाने से मानवी एक पल को तो सहम गई, लेकिन अगले ही पल वो बोली, ऐसे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब वो तुम्हारा बेटा मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। उसकी इस बात का जवाब अभी कनिष्क कुछ देता उससे पहले ही अनीसा ने उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते ही कनिष्क की नज़रें उस पर गईं, तो उसने अपनी पलकों को झपकाते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया, जिसे देखकर कनिष्क ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद किए अपने गुस्से को शांत करता हुआ अपनी आंखों को खोलकर अनीसा की तरफ देखा, और उसके ऐसे देखने से अनीसा मुस्कुरा दी और इसी के साथ कनिष्क के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने ही सामने खड़ी मानवी को नज़रअंदाज कर दिया है। अब उनके लिए ये मायने ही नहीं रखता है कि सामने कोई है भी। वहीं मानवी ने जब दोनों को ऐसे देखा तो उसकी आंखों में आग उगलने लगा। वहीं कनिष्क और अनीसा उसे उसके हाल पर छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। दोनों जैसे ही कोर्ट रूम में एंटर करते हैं, वैसे ही उसके पास उन्नति और अनीसा आ जाते हैं। उन्हें देखकर कनिष्क कहता है, सब कुछ ठीक है ना। उसकी इस बात का जवाब देते हुए उन्नति हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसी के साथ दोनों अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके साथ ही अनीस भी था। वहीं उन्नति अपनी लॉयर वाली सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में और भी कुछ वकील आ जाते हैं कोर्ट रूम में। इसी के साथ मानवी भी मिस्टर रायजादा के साथ अंदर आती है। उनके साथ में उनके वकील भी थे। सबके चेहरे पर जीत की खुशी पहले से देखी जा सकती थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जज ने पहले ही उनके हक में फैसला सुना दिया है। लेकिन जज का क्या फैसला होने वाला था, इस बारे में तो यह सुनवाई ही तय करने वाली थी। कुछ ही देर में जज कोर्ट रूम में आते हैं। उनके आते ही सब खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में सब सेटल हो चुका था। तभी मानवी का लॉयर उठ खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया, माय लॉर्ड, पिछली सुनवाई में ही मैंने अपने पक्ष रख दिया था, जिसमें सब साफ साफ था कि किस तरह से मिस्टर कनिष्क बाजवा ने मेरी क्लाइंट के साथ बदसलूकी की।
और उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया कि वो ट्रामा में चली गई थीं। यहाँ तक कि उनसे उनका बच्चा भी छीन लिया गया था। तो अब यह पूरा केस आईने की तरह साफ है, बस आपके फैसले का इंतज़ार है। इतना कहते हुए उसने हल्के से अपना सर झुका लिया। तभी जज उन्नति की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको अपने पक्ष की सफाई में कुछ कहना है? उनकी बात को सुनकर उन्नति उठ खड़ी हुई और बोली, यस माय लॉर्ड। इन्होंने कहा कि इन्होंने केस को आईने की तरह साफ कर दिया है, लेकिन इन्होंने केस को साफ नहीं बल्कि उलझा दिया है, और जिस सबूत को इन्होंने पेश किया है वो सारे सबूत झूठे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ फुटेज दिखाना चाहूँगी। उसकी इस बात को सुनकर जहाँ मानवी मिस्टर रायजादा और उनका वकील सॉफ्ट था, वहीं जज ने गंभीरता को समझते हुए स्वीकृति दे दी। जिसके बाद उन्नति ने अपने लैपटॉप को कोर्ट रूम में रखे हुए बड़े से स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया और उस पर एक फुटेज चला दिया, जहाँ एक आदमी जो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था, उसने नशे में अपने दोस्त से कहा, अगर मिस्टर रायजादा जैसे इंसान हमें हर रोज़ मिलें तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। उसकी इस बात को सुनकर दूसरा इंसान कहता है, अरे ऐसा भी क्या कर दिया मिस्टर रायजादा ने जो तू इतना खुश हो रहा है? उसकी इस बात पर पहला इंसान ज़ोर से हंस दिया और बोला, उसे एक झूठी रिपोर्ट बनवानी थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। अब तू तो जानता है इधर मेरा धंधा कितना ख़राब चल रहा है। ऐसे में उन्होंने बोला तो मैंने भी मना नहीं किया, बल्कि उनसे मुँह मांगे पैसे मांगे, और फिर क्या था, उन्होंने भी दे दिए, और अब मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। इसी के साथ वो फुटेज बंद हो गई। फुटेज के बंद होते ही उन्नति बोली, योर ऑनर, यह है डॉक्टर दिवाकर कर्ण। इन्होंने ही इनकी मेडिकल ड्रामा वाली रिपोर्ट बनाई थी, जिसकी सच्चाई अब आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अभी भी मेरे पास एक गवाह है जो मेरे क्लाइंट के पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। उसकी इस बात को सुनकर जज ने कहा, परमिशन ग्रांटेड। उसके बाद उन्नति ने एक नाम लिया, डॉक्टर सीमा घोष। इसी के साथ एक लेडी जो अधेड़ से थोड़ी ज़्यादा उम्र की होंगी, वो कोर्ट रूम में आई। उनके आते ही मानवी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, लेकिन कोई उसको देखता उससे पहले ही उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया। तभी एक बार फिर उन्नति ने बोलना शुरू किया, योर ऑनर, ये लेडी जो भी कटघरे में खड़ी हैं वो है डॉक्टर सीमा घोष। कहते हुए उसने कटघरे की तरफ इशारा किया और फिर आगे बोलने लगी, ये एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मिसेस मानवी रायजादा की डिलीवरी करवाई थी। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर जज ने परमिशन दे दिया। जिसके बाद उन्नति उस डॉक्टर की तरफ बढ़ गई और बोली, डॉक्टर घोष, क्या आपने ही मिसेस रायजादा की डिलीवरी करवाई थी? उसकी इस बात को सुनकर डॉक्टर घोष बोली, जी हाँ, मैंने ही इनकी डिलीवरी करवाई थी। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति ने आगे कहा, तो क्या आपको इनके केस में कुछ भी अनयूजुअल लगा? उसकी बात को सुनकर डॉक्टर घोष, जिन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था, उन्होंने अपने चश्मे को नाप कर चढ़ाते हुए कहा, इनके केस में ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा था। इनफैक्ट अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें तो इनकी डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, और उस समय हमारे पास मिसेज मानवी का ब्लड ग्रुप से मिलता हुआ ब्लड भी उपलब्ध नहीं था, जिसके बारे में जब हमने मिस्टर बाजवा को इन्फॉर्म किया था तो उनके चेहरे की परेशानी और उनका परेशान होते हुए कहना कि आप लोग बस कुछ देर तक मैनेज कर लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी कोई डोनर ढूंढ के लाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए और लगभग 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने डोनर ढूंढ लिया था। उनका ऐसे परेशान होना ही जिस वजह से मुझे आज भी इस केस के बारे में याद है। हालांकि हमारे यहाँ हर रोज़ डिलीवरी होती है, ऐसे में उनके चेहरे पर जो परेशानी थी शायद वो सबके चेहरे पर नहीं होती है। उनकी इस बात को सुनकर उन्नति बोली, मैम, क्या आपको मिसेज रायजादा के शरीर पर किसी तरह की चोट के या उनके साथ किसी तरह का फोर्स रिलेशनशिप के निशान मिले थे? उसकी इस बात को सुनकर डॉक्टर घोष कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, और अगर ऐसा होता तो हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी के अनुसार मैंने बिना किसी कंसर्ट के पुलिस रिपोर्ट करनी थी। उनकी इस बात को सुनकर उन्नति उनकी तरफ देखती हुई कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद वो जज की तरफ देखती हुई कहती है, योर ऑनर, डॉक्टर घोष एक ऐसी डॉक्टर है जिनके बारे में लोग एग्जाम्पल देते हैं। यह हर एक नियम को फॉलो करती हुई
आज 30 सालों से अपने हॉस्पिटल को चला रही हैं। तो ऐसे में अगर आप इनकी बात पर भरोसा न करना, इनका अपमान होगा। इसके अलावा मैं उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके सामने सबमिट करती हूँ। कहते हुए उसने मानवी के सारे मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा भी सबमिट करती है। जिसके बाद जज ने मानवी के लॉयर को देखते हुए कहा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। तभी उन्नति ने उसे शांत देखकर कहा, योर ऑनर, अब जब सब कुछ सामने और साफ साफ हो गया है तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस केस को सही फैसले तक पहुंचाएं। और साथ ही मैं अपने क्लाइंट मिस्टर बाजवा की तरफ से मिसेज मानवी रायजादा पर मानहानि का केस करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे क्लाइंट का कैरेक्टर पर एक ऐसा दाग लगाया है जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट का करियर, उनका बिजनेस सब पर इफ़ेक्ट पड़ा है। उसकी इस बात को सुनकर जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जैसे कि मिस उन्नति के दिए गए सबूतों से साबित होता है कि मिसेज रायजादा ने मिस्टर बाजवा पर जो इल्ज़ाम लगाए वो बेबुनियाद हैं। इसलिए मिसेज रायजादा को 1 करोड़ की धनराशि मिस्टर बाजवा को देनी होगी फाइन के रूप में। और इसी के साथ कोर्ट ये आदेश सुनाती है कि अब से मिसेज रायजादा महक बाजवा के आसपास लगभग 200 मीटर के दायरे में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। द कोर्ट इज़ एडजर्न। इसी के साथ वो वहाँ से उठकर चले गए। उनके इस फैसले से जहाँ उन्नति, कनिष्क, अनीसा और अनीस के चेहरे पर खुशी थी, वहीं मानवी और मिस्टर रायजादा का चेहरा देखने लायक हो गया था। उनके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नज़र आ रहा था। भाई अनीस तो इतना खुश था कि वो जल्दी से उन्नति को गले लगाते हुए बोला, मेरी जान, तुमने तो आज कमाल कर दिया। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति कहती है, थैंक यू। इसी के साथ कनिष्क उसके पास आते हुए कहता है, अगर तू उससे थोड़ा दूर हटेगा तो मैं कुछ बातें कर लूँ। उसकी इस बात को सुनकर अनीस जल्दी से उससे दूर होकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर अनीसा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। तभी कनिष्क उन्नति को देखते हुए बोला, थैंक यू उन्नति, तुमने मेरी जान को बचा लिया है। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति कहती है, भाई मुझे लगता है इस जीत की असली वजह तो अनीसा है। अगर उसने हमें ये आइडिया न दिया होता तो शायद ही हम ये केस जीत पाते। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क अनीसा की तरफ देखते हुए उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कहता है, आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो सच में मेरा बेटा आज मुझसे दूर हो जाता। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, सिर्फ आपका नहीं, हमारा बेटा। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान छा जाती है और वो कहता है, हाँ हमारा बेटा। इतना कहते हुए वो अनीसा को अपने गले से लगा लेता है। मैं उन दोनों को ऐसे देखकर अनीस और उन्नति भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कोर्ट से फैसला मिले हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे, लेकिन अपनी इस हार को मानवी सह नहीं पा रही थी। वो बात बात पर भड़क रही थी। ऐसे ही एक दिन वो किसी छोटी सी मिस्टेक पर अपनी घर की एक मेड पर भड़क रही थी कि तभी मिस्टर रायजादा उसके पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम ऐसे दूसरों पर भड़कना बंद करो। कब तक अपनी हार को ऐसे दूसरों पर गुस्सा करके निकालोगी? मान क्यों नहीं लेती कि तुम हार चुकी हो? उसकी इस बात को सुनकर मानवी अपनी तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और साथ ही साथ अपने हाथ से इशारा करती है, जिसका मतलब था सारे नौकर वहाँ से चले जाएं। उसके इस इशारे को पाते ही सारे नौकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके जाने के बाद मानवी मिस्टर रायजादा की तरफ देखते हुए कहती है, आप तो बोलिए ही मत, मेरी इस हार का कारण आप हैं। आपने क्या कहा था कि अगर मैं ये कहानी बनाती हूँ तो वो टूट जाएगा और फिर वो इसके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। आपने अपने विश्वास पर इतना विश्वास कर लिया कि उस विश्वास ने ही आपको धोखा दे दिया। हमने ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे खिलाफ भी सबूत ढूंढ सकते हैं। और अब क्या हुआ? ना हमें मंकू मिला, ना ही उसके थ्रू मिलने वाला पैसा। उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर रायजादा ने अपने लेफ्ट हैंड से उसके बालों को पकड़ लिया और राइट हैंड की पकड़ उसके चिक्स पर बनाते हुए उसकी आंखों को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपने प्यादे पर प्यार तो नहीं आ रहा है ना? उसकी इस बात को सुनकर मानवी उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये तुम भी जानते हो, मुझे पैसे से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं होती। और हाँ, बच्चा मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है और मैं बोझ उठाने वाली इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ।
उसकी इस बात को सुनकर रायजादा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई और वो बोला, बस इसीलिए तो तुम मेरे पास हो। उसके इतना कहते ही मानवी के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान छा जाती है। कुछ ही पल में कहती है, अब हम क्या करेंगे? हम उस प्यादे के जरिए ही कनिष्क की प्रॉपर्टी हड़पनी पड़ेगी। उसकी इस बात को सुनकर रायजादा उसे छोड़ देता है और जाकर पास वाले सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, हम ये करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। उसे उसकी पत्नी और बच्चे के साथ एंजॉय करने दो। फिर उसको मैं उस जहन्नुम की सैर करवाऊंगा जहाँ के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसके इतना कहते ही मानवी उसकी इस बात को सुनकर अपने होठों के कोनों को उठाते हुए मुस्कुराती है। उसके चेहरे को देखकर उसकी मक्कारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से दूर एक घर के अंदर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने अनीसा की तस्वीर बड़े से स्क्रीन पर दिख रही थी और वो लगातार उसे देख रहा था। तभी कोई उस रूम में आ जाता है और उसके सामने सर झुकाते हुए कहता है, सर, हमें मैम का पता चल गया है। उसकी इस बात को सुनकर वो आदमी अपना सर जल्दी से उसकी तरफ घुमाता है और अपने हाथ के इशारे से उसे बोलने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो इंसान कहता है, सर, वो अभी मुंबई में है और उन्होंने शादी कर ली है। यह सुनते ही पहले वाले आदमी ने अपने पास में रखा हुआ बांस झटके से ज़मीन पर मार दिया, जिससे वो चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े ज़मीन पर बिखरे हुए थे। तभी दूसरे आदमी ने अपनी हकलाती हुई आवाज़ को संभालते हुए कहता है, सर, उन्होंने बिजनेसमैन कनिष्क बाजवा से शादी कर ली है और अभी उन्हीं के साथ उनके घर में रहती हैं। इस बात को सुनने के बाद उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे जाने का ऑर्डर दिया, जिसे देखकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उस इंसान ने कहा, तब तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वहाँ से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में कनिष्क अपने केबिन में बैठा हुआ टेस्ट ट्यूब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अनीस उसके केबिन में आया और बोला, तेरी मीटिंग है अभी उन सभी सोशल मीडिया स्टार से जिसे तूने शॉर्ट लिस्ट किया था। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, कितनी देर में है? उसकी इस बात को सुनकर अनीस बोला, बस 10 मिनट बाद। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने टेस्ट ट्यूब को वहीं रख दिया और उस जगह से उठकर खड़ा हो गया। इस समय वो अपने केबिन में बने हुए एक लैब में था, जहाँ वो अक्सर एक्सपेरिमेंट किया करता था। वहाँ से चलते हुए वो आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपने लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, ठीक है, मैं मीटिंग कर लेता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर अनीस उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, मुझे आज हाफ डे लीव चाहिए। उसके इस सवाल को सुनकर कनिष्क अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए उसकी तरफ देखता है तो अनीस कहता है, मुझे उन्नति को लेकर डेट पर जाना है, इसलिए अगर तूने मुझे छुट्टी नहीं दी तो उन्नति को तू ही समझना। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने उसे जाने का इशारा किया और अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगा। वहीं दूसरी तरफ बाजवा हाउस में उन्नति अपने रूम में इधर उधर घूम रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो रेडी होने के लिए क्या करे। भाई अनीसा जो उसके रूम के पास से गुजर रही थी, उसने जब उन्नति को ऐसे देखा तो वह हल्के से उसके रूम का गेट नॉक किया। अनीसा को अपने गेट पर देखते ही उन्नति जल्दी से उसके पास आई और बोली, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, ऐसा भी क्या हो गया, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति बोली, वो दरअसल मैं आज अनीस के साथ डेट पर जा रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पहन कर जाऊँ। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, ज़रूर, चलो आज मैं ही तुम्हें तैयार करती हूँ, देखना अनीस भाई की नज़र तुम पर से हटेगी नहीं। कहते हुए अनीसा को लेकर अपने रूम में चली आई। अनीस जब घर आया तो एक स्टाफ ने गेट खोला। अंदर आने के बाद वो जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गया ताकि वो जल्दी से रेडी हो सके। रूम में पहुंचने के बाद उसने शॉवर लिया और एक ब्लैक शर्ट और वाइट जीन्स पहनकर वो मिरर के सामने आया और अपने बालों को वैक्स लगाकर सेट करते हुए उसने डियो लगाया और एक बात खुद को मिरर में देखने के बाद वो हल्के से मुस्कुराते हुए रूम के बाहर निकलने लगा। तभी गेट के पास रखे ड्रॉर से उसने अपने लिए एक ब्लैक कलर का लोफर शूज़ निकाल कर पहन लिया और फिर रूम से बाहर आ गया। इसी के साथ उसके कदम उन्नति के कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसे उन्नति कहीं भी दिखाई नहीं दी।
यह देखकर उसने आवाज़ लगाया, लेकिन फिर भी उन्नति की आवाज़ नहीं आई। यह देखकर वो लिविंग हॉल में आया, जहाँ गेट से दौड़ते हुए मंकू आ रहा था। उसे ऐसे देखकर उसने उसे रोकते हुए कहा, कितनी बार कहा है आपको, ऐसे दौड़ेंगे तो गिर जाओगे। उसकी इस बात को सुनकर मंकू बोला, नहीं गिरूंगा चाचू, मुझे मम्मा के पास जाना है। कहते हुए वो वापस से भाग गया। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर अनीस के दिमाग में ख्याल आया कि उन्नति भाभी के पास भी तो हो सकती है, मुझे जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर वो जल्दी से मंकू के पीछे ही हो लिया। जल्दी ही वो इस रूम में पहुंचा। उसने देखा मंकू अनीसा से चिपका हुआ है और अनीसा उसके शूज उतार रही है। तभी अनीस की नज़र अनीसा के पास गई, जहां उन्नति खड़ी थी। उसे देखकर अनीस की नज़रें तो जैसे ठहर सी गईं। उसने सीक्वेंस की ब्लैक साड़ी पहनी थी। उस पर हल्का सा मेकअप उसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा था। कानों में झुमके और एक हाथ में चूड़ियाँ। उसे ऐसे देखकर अनीस को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी जान को उसकी ही नज़र न लग जाए। वो अभी उसे देख ही रहा था कि उन्नति को भी एहसास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो सामने अनीस खड़ा था। उसे देखकर उसकी नज़र जैसे थम ही गई। तभी अनीसा को एहसास हुआ कि दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे को देख रहे हैं। यह देखकर वो वहाँ से मंकू को लेते हुए रूम से बाहर चली गई। वहीं उन्नति और अनीस अपने में इस तरह खोए हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब अनीसा वहाँ से जा चुकी है। तभी अनीस ने अपने कदम उन्नति की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। उसको ऐसे अपने करीब आता देखकर उन्नति की धड़कनें बढ़ने लगीं। जल्दी ही अनीस उन्नति के पास पहुँच चुका था। उसने अपने एक हाथ की उंगली को उन्नति की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर उन्नति हल्के से पीछे हो गई। उसे ऐसे पीछे जाते देखकर अनीस ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति के चेहरे पर हया की लाली छा गई और उसने अपनी पलकों को झुका लिया। उसे ऐसे देखकर अनीस ने हल्के से झुकते हुए उसके सर पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही उन्नति उसके गले से लग गई। उसके गले लगते ही अनीस हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद अनीस बोला, जान अब हमें चलना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इसी के साथ दोनों चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अनीसा और मंकू के रूम में बैठे हुए थे। तभी मंकू बोला, मम्मा, मेरी मैम ने मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, आप पहले मुझे दिखाओ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू बोला, पता नहीं, आप खुद देख लो। कहते हुए उसने अपना बैग, जो अभी बेड पर ही रखा हुआ था, उसे अनीसा की तरफ बढ़ा दिया। उसके बैग बढ़ाने के बाद अनीसा ने उसे खोल कर देखा तो उसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम की ज़रूरत पड़ने वाली थी। यह देखकर उसने कहा, बच्चा, पहले आप लंच कर लो, फिर हम प्रोजेक्ट बनाने वाला सामान लेने मार्केट चलेंगे और फिर आपका प्रोजेक्ट बनेगा। उसकी इस बात को सुनकर मंकू बोला, ओके मम्मा। इसी के साथ अनीसा ने उसे चेंज करवाया और फिर उसके साथ ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां उसने मंकू को लंच करवाया और फिर उसे वेट करने को कहकर खुद रेडी होने चली गई। रूम में आने के बाद उसने कनिष्क को फ़ोन किया। कनिष्क, जो अभी अभी मीटिंग ख़त्म करके बैठा था, उसने जब अनीसा का फ़ोन आते देखा तो पिक कर लिया। जैसे ही कनिष्क ने फ़ोन पिक किया, वैसे ही अनीसा ने बोलना शुरू किया, मैं मंकू के साथ मार्केट जा रही हूँ। एक्चुअली उसे एक प्रोजेक्ट मिला है और उसके लिए कुछ सामान खरीदना है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने कहा, आप कहाँ जाएंगी? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने कहा, क्राफ्ट हाउस, वहाँ सारा सामान मिल जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, ठीक है, मैं भी अभी फ्री हूँ तो मैं भी आता हूँ, थोड़ा टाइम मंकू के साथ भी स्पेंड कर लूँगा। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हाँ में सिर हिला दिया और फ़ोन कट कर दिया। उसके फ़ोन कट करने के बाद अनीसा रेडी होने लगी। कुछ ही देर में अनीसा रेडी हो चुकी थी। उसने एक येलो कलर की कुर्ती के साथ वाइट प्लाजो और वाइट दुपट्टा लगा रखा था। साथ ही में उसने वाइट मास्क भी लगा रखा था। इस समय वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी मंकू उसके रूम में आया और उसे तैयार देखकर बोला, चलें मम्मा? उसकी इस बात को सुनकर
अनीसा ने हाँ में सिर हिला दिया और उसको अपने साथ लेकर निकल गई क्राफ्ट हाउस के लिए। अनीसा मंकू को लेकर क्राफ्ट हाउस पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद उसने कनिष्क को कॉल किया। 2 रिंग के बाद ही सामने से फ़ोन पिक हो गया। कॉल पिक करते ही कनिष्क ने कहा, बस 2 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। इतना कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। वही कॉल कट होने के बाद अनीसा वहीं उसका वेट करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनीस उन्नति को लेकर एक अनजान सी जगह पर आकर रुका। उस अनजान जगह को देखते हुए उन्नति उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, अनीस, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? उसकी इस बात का जवाब देता हुआ अनीस बोला, जान जल्दी ही पता चल जाएगा, पहले तुम नीचे तो उतरो। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति मुस्कुराते हुए बोली, हमें ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए काफ़ी समय हो गया है ना? उसकी इस बात को सुनकर अनीस ने हाँ में सिर हिला दिया और साथ ही बोला, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया तो क्या हुआ, हम वापस से साथ में तो हैं ना? उसकी इस बात को सुनकर उन्नति मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तुमने, और मैं चाहती हूँ कि हम हमारा ये साथ परमानेंट कर लें। उसकी इस बात को सुनकर अनीस उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम जानती हो ना, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब तक कनिष्क की लाइफ सही नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा, और अब मुझे लगता है कि हमारा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब मैं अपने मम्मा पापा को इन्फॉर्म कर दूं? उसकी इस बात को सुनकर अनीस बोला, नहीं, मैं ही खुद तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। उसकी इस बात पर अनीसा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मुझे इस जगह के बारे में जानना है। उसकी इस बात का जवाब में अनीस ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कार से बाहर आ गया और घूमते हुए उन्नति की साइड आकर उसने गेट खोल दिया, जिससे उन्नति ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर अनीस ने इस हाथ को पकड़ लिया और इसी के साथ उन्नति कार से बाहर आ गई और उसने आसपास देखा तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर वो अनीस की तरफ मुड़ती हुई बोली, ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर अनीस मुस्कुराते हुए बोला, हमें कुछ दूर चलना पड़ेगा। उसकी इस बात को सुनकर उन्नति ने अपना सर हाँ में हिला दिया और इसी के साथ अनीस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। अभी उन्होंने मुश्किल से 10 या 15 कदम चले होंगे कि उन्हें एक खूबसूरत सा लकड़ी का घर दिखाई दिया, जिसे देखकर उन्नति ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे ऐसे देखकर अनीस ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया और अपनी चिन को उसके कंधे पर टिकाते हुए बोला, हमारा ड्रीम हाउस। उसका इतना कहना था कि उन्नति जल्दी से उसकी तरफ पलटी और उसके गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू मोती की तरह छलक गए और वो मुस्कुराते हुए बोली, कब लिया तुमने ये? उसकी इस बात को सुनकर अनीस बोला, अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन तुम उस समय यहाँ नहीं थी, और जब आई भी तो हम मानवी वाले केस में उलझे हुए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ला नहीं पाया। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, कोई बात नहीं, चलो अब मुझे इस घर को अंदर से देखना है। उसकी इस बात पर अनीस ने हाँ में सिर हिलाया और अगले ही पल उसने उन्नति को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ लेते हुए घर के गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने गेट खोला, दोनों के ऊपर बहुत सारे रोज़ पेटल्स एक साथ गिरने लगे, जिसे देखकर उन्नति ने अपनी बाहें फैला दी और उन पंखुड़ियों को एंजॉय करने लगी। जब पंखुड़ियाँ गिरनी बंद हो गईं तो अनीस ने उसे नीचे उतारा और इसी के साथ उसने उसे इस घर को दिखाना शुरू कर दिया। उस घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्नति ने सपने में सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सपना हकीकत बनकर उसके सामने आ गया हो। वो हर एक चीज़ को फील कर रही थी। जब उसने पूरे घर को देख लिया तो अनीस बोला, क्या तुम बैकयार्ड नहीं घूमना चाहती हो? उसकी इस बात को सुनकर उन्नति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे ऐसे देखकर अनीस ने बाली लगा हुआ एक स्लाइडर डोर खोल दिया। इसी के साथ पानी की कलकल की आवाज़ घर में आनी शुरू हो गई और इस आवाज़ को सुनकर उन्नति भागती हुई बाहर की तरफ गई तो उसने देखा वहाँ एक आर्टिफिशियल झरना बना हुआ है और उससे ही कलकल पानी की धारा बह रही है। वहीं आसपास कई तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। यह देखकर उन्नति जल्दी से उन फूलों की तरफ भागी और उन्हें हल्के हल्के टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी।
बढ़ते हुए वो दोनों झरना के पास पहुंच गए, जहां उन्नति खड़ी होकर लगातार उस झरने को देख रही थी। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो उस इलाके में शीतलता दे रही थीं। तभी अनीस ने उन्नति को एक तरफ को इशारा किया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से एक टेबल को सजाया गया था। उस पर एक केक के साथ बहुत सारी डिशेस रखी हुई थीं। ये देखकर उन्नति जल्दी से उस तरफ जाती हुई बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो। इतना कहकर वो अनीस को भी खींचती हुई लेकर उस तरफ को चली गई, जिस तरफ को वो टेबल लगा हुआ था। उन्नति अनीस को लेते हुए उस टेबल की तरफ बढ़ गई। टेबल के पास पहुंचकर अनीस ने उन्नति के लिए एक जेंटलमैन की तरह चेयर खींचा, जिसके बाद उन्नति उस चेयर पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद अनीस भी उसके पास ही लगे हुए चेयर पर बैठ गया। तभी अनीस ने वहाँ रखे केक को उन्नति की तरफ बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्नति ने उस केक को कट किया और उसकी तरफ एक पीस बढ़ा दिया। जिसके बाद अनीस ने हल्के से उस पर से एक बाइट लिया और फिर उन्नति की तरफ बढ़ा दिया, और फिर दोनों वहाँ रखे हुए खाना को खाने लगे। जल्दी ही दोनों का खाना ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद अनीस अपनी जगह से उठ गया और उन्नति के पास घुटनों के बल बैठते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? उसके इस सवाल पर उन्नति ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसके बाद दोनों डांस करने लगे। इसी तरह दोनों अपने डेट को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनीसा क्राफ्ट हाउस के बाहर खड़ी थी कि तभी मंकू बोला, मम्मा, पापा, कहते हुए उसने एक तरफ को इशारा कर दिया। जैसे ही अनीसा की नज़र उस तरफ गई, वहाँ से कनिष्क आ रहा था। उसे देखकर अनीसा ने अपना हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया, जिसके कुछ देर बाद ही कनिष्क उन दोनों के पास आ पहुंचा था। इसी के साथ दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। ये एक बहुत ही बड़ा सा जगह था, जहां हर तरह के क्राफ्ट आइटम मिलते थे। अनीसा को प्रोजेक्ट के लिए क्ले और एक्रेलिक पेंट की ज़रूरत थी, इसलिए वो उस तरफ को बढ़ गई। मंकू और कनिष्क उसके साथ साथ चल रहे थे। जल्दी ही अनीसा ने अपना सामान खरीद लिया। भाई मंकू को जो भी पसंद आ रहा था वो भी लेता जा रहा था। ऐसे ही उनकी शॉपिंग ख़त्म हुई। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद मंकू कनिष्क की तरफ देखते हुए बोला, पापा, आइसक्रीम खानी है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मंकू, बच्चे ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाते हैं, उससे ना दांतों में उई उई होने लगती है। उसकी इस बात को सुनकर मंकू बोला, लेकिन मम्मा, मैंने कहाँ खाया था अभी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ देखती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस देता है। उसे ऐसे बदमाशी करते देखकर कनिष्क कहता है, अच्छा तो बदमाशी हो रही है। कहते हुए उसको अपनी गोद में उठा लिया और बोला, चलिए हम आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम मिल्क शेक पीने चलेंगे। उसकी इस बात को सुनकर मंकू बोला, ये उन दोनों की हरकत देखकर अनीसा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सर पर एक हाथ से टक किया। तभी कनिष्क ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसे ऐसे अपनी तरफ देखता देख अनीसा भी हल्के से मुस्कुरा दी। इसी के साथ सब चल पड़े मिल्क शेक पीने के लिए। जल्दी ही सब एक रेस्तरां में पहुंचे, जहां कनिष्क ने सबके लिए ऑर्डर किया और सब बैठकर बातें करने लगे। उनकी बातों का जरिया पूरी तरह मंकू ही था। वो उन दोनों को अपनी कहानी सुनाता जा रहा था और उन दोनों से बातें किए जा रहा था। वहीं कनिष्क और अनीसा भी उसकी बातों को मुस्कुराते हुए सुन रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। कुछ ही देर बाद उनका ऑर्डर आ गया, जिसे देखते ही मंकू काफ़ी खुश हो गया था। इसी के साथ सबने अपने अपने मिल्क शेक का लुत्फ़ उठाना शुरू किया। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी अनीसा के कान के पास बैठे लोगों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर अचानक ही अनीसा की आंखें बड़ी हो गईं। उसके शरीर में कंपन सी होने लगी। तभी कनिष्क, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, उसने अनीसा के इस हाल को देखा। जैसे ही उसने अनीसा को ऐसे कांपते हुए देखा, वो जल्दी से अनीसा की तरफ मुड़ा और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ अनीसा, तुम ठीक तो हो? उसके इस सवाल को सुनकर अनीसा ने कहा, मुझे घर जाना है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क जल्दी से उठ गया और अनीसा को अपनी गोद में उठाते हुए मंकू की तरफ देखा तो वो भी चलने के लिए उठ खड़ा हो चुका था। इसी तरह दोनों जल्दी से बाहर निकल गए। कार में अनीसा को बिठाने के बाद कनिष्क बाहर आया और बिल पे करते हुए जल्दी से अनीसा को लेते हुए घर चला आया। घर आने के बाद भी उसके शरीर की कंपन शांत नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसे देखकर कनिष्क ने मंकू को अपने रूम में जाने को कहा
तो मंकू ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, पापा मम्मा को क्या हुआ? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपकी मम्मा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें आरएसटी की ज़रूरत है, तो आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपकी मम्मा के पास हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग गया। उसके जाने के बाद कनिष्क अनीसा को लेकर अपने रूम में आ गया। वहाँ आकर उसने अनीसा को लिटा दिया और खिड़की पर लगा हुआ पर्दा खोलने के लिए जाने लगा कि तभी अनीसा ने उसके हाथ को पकड़ लिया, जिसे देखकर कनिष्क वहीं उसके पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे घबरा क्यों रही हैं? प्लीज़ बताइए मुझे। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा एकदम से उसके गले से लग गई और उस पर अपनी पकड़ कस दी। यह देखकर कनिष्क ने उसे अपने गले से लगा लिया। अभी कुछ ही देर हुए थे कि तभी अनीसा का फ़ोन बजने लगा। जैसे ही कनिष्क ने उसे सुना, पहले तो उसने इग्नोर करने का सोचा, लेकिन जब बार बार फ़ोन बजता रहा तो कनिष्क के उस फ़ोन को उठा लिया। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से एक लड़के की आवाज़ आई, आप अभी कहाँ हो दी? उन्हें आपके बारे में पता चल गया है और वो आपके पास जल्दी ही पहुंचने वाला है। यह सुनकर कनिष्क एकदम से सकते में आ गया और उसने पूछा, कौन बोल रहे हो तुम? उसकी इस बात को सुनकर सामने वाले लड़के ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। तभी कनिष्क की नज़र अनीसा पर पड़ी और उसे देखकर कनिष्क के होश उड़ गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।